चैप्टर 8 में एक लास्ट टॉपिक, और उसके बाद हम सब लोग कल चैप्टर 1, 6 और 8 का टेस्ट दे देंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ की हम बातें कर रहे थे। कुछ 4 राइटर हैं हमारे पास, जॉन अडेयर, वॉरेन बैनिस, जॉन कॉटर, जो अभी तक हम कवर कर चुके। अकॉर्डिंग टू अडेयर, लीडर के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप को मैनेज करने की, टास्क, टीम और इंडिविजुअल। और अकॉर्डिंग टू वॉरेन बैनिस, लीडर के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप की, ट्रांजैक्शन लीडरशिप की नहीं। मीन इनोवेटिव होना चाहिए, ओरिजिनेट करने वाला होना चाहिए, स्टेटस क्यू को चैलेंज करने वाला, फोकस ऑन पीपल, लॉन्ग टर्म डिसीजंस वाला, रादर देन लाइक मैनेजर्स। और लीडर सिर्फ स्पीचेस देना, मेमो सेंड करना, प्लेट्स लटका के ऑफिस में बैठे रहना नहीं है, विजन के अंदर जिंदा रहना है और लोगों को एनकरेज करना है टू अचीव दैट विजन। या लीडर को सच्चा भी होना चाहिए, ऑनेस्ट भी होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए और फेस टू फेस कम्युनिकेशन करनी चाहिए। और लीडर ऑल नोन प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है। लीडर कौन है? हु कैन स्टिमुलेट द ग्रुप टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। अकॉर्डिंग टू जॉन कॉटर, लीडर का काम क्या है? एजेंडा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्ट्रैटेजी, ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट, अलाइनमेंट ऑफ पीपल विद ऑब्जेक्टिव, एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, इंस्पायरेशन, मोटिवेशन, और जो आउटकम प्रोड्यूस करने हैं वो क्या होने चाहिए? ड्रामेटिक चेंज, समथिंग न्यू, प्रेडिक्टेबल या रूटीन आउटकम नहीं। एक और राइटर में मिला, रोनाल्ड हीफर्ट्स। रोनाल्ड हीफर्ट्स ने क्या किया? पहले तो लीडरशिप विद अथॉरिटी एक कॉन्सेप्ट दिया कि लोग ये समझते हैं कि एक बंदे के पास अथॉरिटी है, चार्ट में एक टॉप पोजीशन है तो वही लीडर है। सिर्फ सिर्फ फॉर्मल अथॉरिटी वाला बंदा ही लीडर है, तो ऐसी बात नहीं है। लीडरशिप है क्या? इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू अकम्प्लिश अ टास्क। और वो इंस्पायरेशन, मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल अथॉरिटी के साथ ही नहीं, इनफॉर्मल अथॉरिटी के साथ ज़्यादा अच्छी तरह से आती है। फॉर्मल अथॉरिटी क्या है कि आपको एक चार्ट में पोजीशन दी गई है जिसके अकॉर्डिंगली आपकी एक पोजीशन है, तो लोगों ने आपको फॉलो करना है। ये क्या है? फॉर्मल अथॉरिटी। लेकिन इनफॉर्मल अथॉरिटी क्या है कि लोग समटाइम पोजीशन के बिना भी आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। क्यों? आपके अंदर कुछ लीडरशिप स्किल्स हैं। लाइक एक ग्रुप आपने एम्प्लॉयज़ का बना दिया और एम्प्लॉयज़ ने क्या किया? अपने ग्रुप के अंदर से अपना एक लीडर चुन लिया। क्यों? उसके पास शायद एक्सपीरियंस ज़्यादा था, वो गाइड अच्छा कर सकता था या टीम मेंबर्स को अच्छी तरह से मोटिवेट कर सकता था। तो लीडरशिप सिर्फ फॉर्मल अथॉरिटी ही नहीं है, लीडरशिप इनफॉर्मल अथॉरिटी के साथ भी है। और ज़्यादा अफेक्टिव लीडरशिप क्या है? फॉर्मल अथॉरिटी नहीं, इनफॉर्मल अथॉरिटी के लोग आपको पोजीशन की वजह से लीडर ना माने, आपकी एबिलिटीज़, आपकी स्किल्स की बेस पर आपको लीडर माने, तो वो इफेक्टिव लीडरशिप है। तो लीडरशिप 2 तरह की होती है। विद फॉर्मल अथॉरिटी, मीन चार्ट में आपकी पोजीशन है। दूसरी क्या है? इनफॉर्मल अथॉरिटी। इनफॉर्मल अथॉरिटी क्या है? ड्यू टू पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। अगर लोग आपको अपना लीडर मान रहे हैं तो वो क्या है? अफेक्टिव लीडरशिप है। दूसरा उसने बताया कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है, इसको 2 तरह के चैलेंजेस, मीन 2 तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ अडॉप्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या हैं? कुछ एक्सपर्ट इश्यूज होते हैं जो एक्सपर्ट मैनेजर्स ही रिजॉल्व करेंगे, जिनके लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं। सेल से रिलेटेड सेल के लोग हैं, परचेज़ की प्रॉब्लम से रिलेटेड परचेज़ के लोग हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोडक्शन के लोग हैं। और ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये रिजॉल्व करना काम है मैनेजर्स का, जिसके लिए करंट नॉलेज, मीन कंपनी के अंदर जो करंट चीज़ें चल रही हैं उससे ये रिजॉल्व हो सकते हैं। और ये क्या है? मैनेजर्स का काम है टेक्निकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। और इसके लिए चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप या ट्रांजैक्शन लीडरशिप? ट्रांजैक्शन लीडरशिप। अडॉप्टिव प्रॉब्लम क्या है? जहाँ पे कुछ नया अडॉप्ट करना है जो रूटीन से हट के मसला है, और रूटीन से हटके है तो इसका सोल्यूशन भी कुछ नया होगा। यहाँ पे आपने कुछ नई चीज़ जो है वो अडॉप्ट करनी है।
और जब नई चीज़ें अडॉप्ट करनी है तो ये काम किसका है? लीडर का। और इसके लिए क्या चाहिए? ट्रांजैक्शन लीडरशिप या ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप? ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। बाकी इसके अलावा रोनाल्ड हीफर्स ने क्या किए हैं, कोई 6 प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप भी बताए हैं। क्या हैं? पहले ये कवर करते हैं कि लीडरशिप विद अथॉरिटी क्या है। आइदर फॉर्मल अथॉरिटी अच्छी लीडरशिप है या इनफॉर्मल, और क्या 2 प्रॉब्लम मैनेजमेंट को फेस करना पड़ती हैं और लीडरशिप किससे रिलेटेड हमें चाहिए। अगर हम आए ऑन पेज 134, so Heifetz has argued that leadership is an activity not a personal quality। कि सिर्फ क्वालिटी नहीं है, लीडरशिप क्या है? एक्टिविटी है। एक्टिविटी मीन इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, या लोगों को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना, या लोगों को गाइड डेवलप करना। ये क्या है? लीडरशिप सिर्फ क्वालिटीज़ नहीं है। एक बंदे के अंदर क्वालिटीज़ हैं लेकिन वो लोगों को गाइड कर ही नहीं रहा, लोगों को इंस्पायर मोटिवेट कर ही नहीं रहा, तो ये लीडरशिप नहीं है। जैसे लीडर की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक पाकिस्तान प्रेसिडेंट है लेकिन क्या कुछ कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। कर कौन रहा है? नीचे प्राइम मिनिस्टर कर रहा है या बाकी कबीना कर रहा है, सिर्फ ये नाम का प्रेसिडेंट है। तो ये क्या है? लीडरशिप विद फॉर्मल अथॉरिटी। तो क्या लोग उसे लीडर भी मानते हैं? नहीं, उसका कोई नाम भी नहीं है, क्यों? वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा या कोई क्वालिटीज़ अपनी जो है वो शो नहीं कर रहा। तो ये क्या है? लीडरशिप विद अथॉरिटी। जबकि लीडरशिप विद इनफॉर्मल अथॉरिटी होनी चाहिए, ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। सो हीफिट्ज हैज़ आर्ग्यूड दैट लीडरशिप इज़ एन एक्टिविटी नॉट अ पर्सनल क्वालिटी। ही ऑफन कन्फ्यूज लीडरशिप विद अथॉरिटी। Authority is often seen as the possession of power based on a formal management role within an organization। मीन अथॉरिटी क्या है? चार्ट के अंदर जो आपकी पोजीशन है वो क्या है? अथॉरिटी है। और सिर्फ अथॉरिटी लीडरशिप नहीं है। सो लीडरशिप विद अथॉरिटी क्या है? द मैनेजर हैज़ राइट टू टेल सबऑर्डिनेट्स व्हाट टू डू बिकॉज ही इज सिंपली एक्सरसाइजिंग हिज लेजिटिमेट पावर। Subordinates do what managers tell them to avoid dismissal, demotion or other disciplinary measures। क्यों कर रहे हैं काम? क्योंकि आपके पास पावर है, इसलिए आपकी बातों को ओबे कर रहे हैं रादर देन कि आपको लीडर मान रहे हैं। तो इससे क्या होगी? मोटिवेशन नहीं आएगी, इंस्पायरेशन अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है? थोड़ा इनफॉर्मल होना है लोगों के साथ। सो एम्प्लॉइज मे फॉलो एन इंडिविजुअल नॉट बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल अथॉरिटी but because individual shows leadership qualities। A leader is someone who has ability to make sense of situation that are out of ordinary। मी रूटीन से हट के कुछ नया बताने वाला लीडर है। and know how to act in this situation। and leadership of this kind give the individual informal authority। जिससे क्या आएगी? इंस्पायरेशन आएगी, मोटिवेशन आएगी। क्यों? आप कुछ नई चीज़ें बता रहे हो, जो चलाई चीज़ें आप चला रहे हो, वो लीडरशिप नहीं है, वो क्या है? जस्ट मैनेजमेंट है। और अगर आप बनी बनाई चीज़ों को ही चला रहे हो टॉप लेवल पे बैठ के, तो ये भी फिर लीडरशिप नहीं है, ये आप क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट कर रहे हो। हाँ, लीडरशिप क्या है कि बेशक आप लोअर लेवल पे हो लेकिन कुछ नई चीज़ें बता रहे हो, नई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसका सोल्यूशन बता रहे हो, तो ये लीडरशिप है जो कि विदाउट अथॉरिटी भी है। सो सक्सेसफुल लीडर कौन है? सक्सेसफुल लीडर नीड दिस इनफॉर्मल अथॉरिटी एज वेल एज द फॉर्मल अथॉरिटी ग्रांटेड टू देम बाय देयर पोजीशन। हाँ, थोड़ी फॉर्मल अथॉरिटी भी होनी चाहिए ताकि नज़र भी आए, लेकिन मेनली क्या चाहिए? फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल अथॉरिटी। सक्सेसफुल लीडर डिपेंड्स अपॉन जजमेंट एंड मेकिंग डिसीजन अबाउट व्हेन टू एक्ट एंड हाउ फार टू गो ईच टाइम। इन अच्छा लीडर कौन है? जो बताएगा कि कब आपने क्या करना है और कितना करना है। मीन नई सिचुएशन में क्या करना है और कैसे करना है। क्यों? रूटीन की चीज़ें तो ऑलरेडी डिफाइन है और उसमें ऑलरेडी डिफाइन है कि आपने कब क्या करना है, लेकिन नई चीज़ों में कब क्या करना है, कैसे करना है, वो कौन बताएगा? अच्छा लीडर। सो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए लीडरशिप विद अथॉरिटी क्या है, लीडरशिप विदाउट अथॉरिटी क्या है, और अच्छी लीडरशिप क्या है? विद फॉर्मल अथॉरिटी या फिर विद इनफॉर्मल अथॉरिटी। तो अच्छी लीडरशिप कौन सी है? विद इनफॉर्मल अथॉरिटी एज वेल एज विद सम फॉर्मल अथॉरिटी। उसके बाद उसने बता दी कि 2 चैलेंजेस या 2 मसलाज फेस करना पड़ते हैं टॉप मैनेजमेंट को, एक टेक्निकल प्रॉब्लम और एक अडॉप्टिव प्रॉब्लम।
टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? दीज आर प्रॉब्लम्स दैट हैव ए रिलेटिवली सिंपल आंसर। सिंपल आंसर मीन रूटीन के काम हैं। करंट नॉलेज कैन बी अप्लाई टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और ऑलरेडी इनसे रिलेटेड चीज़ें डिफाइन हैं कि कैसे इन मसलों को रिजॉल्व करना है। सो टेक्निकल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय मैनेजर्स। इसके लिए चाहिए हमें ट्रांजैक्शन लीडरशिप। अडॉप्टिव प्रॉब्लम्स क्या है? दीज आर प्रॉब्लम्स वेयर आंसर इन्वॉल्व्स अ नीड फॉर पीपल टू चेंज। मीन कुछ चेंजेस लानी है, कुछ नया करना है। चेंज देयर कल्चर एंड आउटलुक, पीपल आर रेजिस्टेंस टू चेंज। लोग चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो लोगों को मनाना, गाइड करना, विलिंग करना, इंस्पायर करना चेंजेस के लिए किसका काम है? लीडर का काम है। देयरफॉर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स गेटिंग पीपल टू लर्न न्यू वेज and transformation leadership is needed. If it has referred to problem requiring significant change as adaptive work, leader must act within the context of permission to change. लेकिन जब भी आपने चेंजेस लानी है तो लोग आगे से रजिस्ट करते हैं, तो लोगों से परमिशन लेनी है। मैं लोगों को पहले अपने विलिंग बनाना है, प्रिपेयर फॉर चेंज करना है, इंस्पायर मोटिवेट फॉर चेंज करना है। सो परमिशन टू चेंज फ्रॉम द पीपल अफेक्टेड एंड रेस्ट्रेंट, नॉट गोइंग फर्दर एट एनी टाइम दैन अदर पीपल आर विलिंग टू टॉलरेट। क्यों? अगर लोग टॉलरेट नहीं कर रहे, विलिंग फॉर चेंज नहीं है, मोटिवेटेड फॉर चेंज नहीं है, तो फिर चेंजेस इंप्लीमेंट भी नहीं होगी। सो लर्न क्या करना है हमने? लीडरशिप विद अथॉरिटी, लीडरशिप विदाउट अथॉरिटी क्या है, और बताएं अच्छी लीडरशिप क्या है विद फॉर्मल या इनफॉर्मल अथॉरिटी, और दो प्रॉब्लम या चैलेंजेस क्या फेस करना पड़ते हैं टॉप मैनेजमेंट को, उनको एक्सप्लेन करें और बताएं कौन सा काम मैनेजर्स का है और कौन सा काम लीडर का है। सो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? ऐसी प्रॉब्लम है जिनका आंसर जो है वो सिंपल है, करंट नॉलेज से रिजॉल्व किया जा सकता है, और उसके लिए क्या चाहिए? ट्रांजैक्शन लीडरशिप मीन मैनेजमेंट। अडॉप्टिव प्रॉब्लम क्या है? ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे क्या करना है? कुछ नया सोल्यूशन निकालना है, चेंज की तरफ जाना है, और लोग चेंज को रजिस्ट करते हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप मीन लीडरशिप। इसके अलावा उसने क्या बताया? कोई 6 प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप भी बताए। क्या है 6 प्रिंसिपल्स? आइडेंटिफाइंग अडॉप्टिव चैलेंज, गेट ऑन द बालकनी, रेगुलेट डिस्ट्रेस, मेंटेन डिसिप्लिन्ड अटेंशन, गिव वर्क बैक टू द पीपल, एंड प्रोटेक्टिंग वॉइस ऑफ लीडरशिप फ्रॉम बिलो। मीन एक अच्छे लीडर को क्या करना है? ये 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। आइडेंटिफाइंग अडॉप्टिव चैलेंज, अडॉप्टिव चैलेंज मीन नए मसले जो फेस करना पड़ रहे हैं, इनको कैसे मैनेज करना है, ये काम किसका है? लीडर का। क्यों? रूटीन जो मसले हैं वो तो मैनेजर्स को पता है कैसे रिजॉल्व करने हैं, लेकिन कोई नया मसला आ गया है, इसका क्या सोल्यूशन होगा, इसको कैसे टैकल करना है, ये काम किसका है? लीडर का। एक एग्जांपल उसने दी चिंपैंजीज की। चिंपैंजीज कौन है? आप लोग कि चिंपैंजीज रूटीन में क्या करते हैं? लेपर्ड को, लेपर्ड बोले तो चीता, उसे फेस करते रहते हैं जंगल में, तो उन्हें पता है लेपर्ड को हमने कैसे डील करना है। क्यों? ये रूटीन मसला है। लेकिन अगर उनके सामने एक हंटर गन के साथ आ गया तो ये रूटीन मसला नहीं है, ये शायद उन्होंने पहली दफ़ा फेस किया है, तो इसे कैसे मैनेज करना है ये कौन बताएगा? उनका लीडर ही बताएगा। तो प्रिंसिपल क्या है लीडरशिप का? आइडेंटिफाइंग अडॉप्टिव चैलेंज मीन नया मसला जो आ गया है, इसको कैसे डील करना है, ये कौन गाइड करेगा? लीडर, मैनेजर्स नहीं। कि बैंड ऑफ चिंपैंजीज नाउ हाउ टू डील विद लेपर्ड्स, but they do not how to deal with the hunter with the gun. Second principle क्या है? Get on the balcony. ये balcony क्या होती है? टेरेस, यह एक ऐसा एरिया जहाँ से पूरे घर का व्यू हमें मिलता है, जहाँ से हमें पता चलता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये क्या चल रहा है। सामने वाले घर का भी व्यू पता चलता है, बिल्कुल। लेकिन पहले अपने घर को देख लेना चाहिए। हाँ, हो सकता है उसका व्यू कहीं और से जा रहा हो। गेट ऑन द बालकनी,
गेट ऑन द बालकनी का मतलब क्या है कि लीडर का काम क्या है? बालकनी मीन पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरव्यू लेना, देखना क्या क्या मसले बिजनेस की तरफ आ रहे हैं और उससे रिलेटेड लोगों को क्या करना, हरकत में लाना या फिर वर्क असाइन करना। जैसे घर में अम्मा का काम होता है, छत पे गई है तो भाई तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है और तू ये कर ले, तू वो कर ले, तो ये क्या है? गेट ऑन द बालकनी लीडर का रोल कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू लेना, देखना क्या क्या मसले आ रहे हैं बिजनेस में, उससे रिलेटेड लोगों को मोबिलाइज करना, मीन हरकत में लाना, लोगों को वर्क असाइन करना ताकि मसलों को रिजॉल्व किया जा सके। मसले रिजॉल्व करना लीडर का काम नहीं है। लीडर का काम क्या है? मसलों को आइडेंटिफाई करके लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को हरकत में लाना ताकि उनके थ्रू मसले रिजॉल्व किए जा सके। थर्ड प्रिंसिपल क्या? रेगुलेट डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस बोलते हैं स्ट्रेस को, प्रेशर को। अब वो कहते हैं कि लीडर का काम है स्ट्रेस को रेगुलेट करना। क्यों? जब भी आप कुछ नई चेंजेस लाते हो तो अल्टीमेटली लोगों के अंदर स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस देना भी ज़रूरी है। क्यों? अगर आपने स्ट्रेस नहीं दिया तो लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस फील नहीं होगी। तो इसलिए वो जो स्ट्रेस की पेस है, मीन स्पीड है, उसको मैनेज करना किसका काम है? लीडर का। कि मैंने कितना स्ट्रेस देना है। क्यों? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया तो लोग आपको असैसिनेशन में ले जाएंगे। असैसिनेशन मीन आप पे अटैकिंग हो जाएंगे, आपको ब्लेम करना शुरू कर देंगे और आपकी लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो स्ट्रेस कितना हमने देना है, उसकी स्पीड मीन पेस, स्पीड को मैनेज करना, रेगुलेट करना किसका काम है? लीडर का। ताकि लोग जो हैं स्ट्रेस में इंपॉर्टेंस फील करते हुए चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर लें और आपको असैसिनेशन में भी ना ले जाए, मीन आपको आगे से आर्ग्यू भी ना कर सकें। क्योंकि अगर आपने टू मच स्ट्रेस एक ही दफ़ा दे दिया तो उससे फिर लोग बागी हो जाएंगे, बागी होने से आपको असैसिनेशन में ले जाएंगे, मीन आप पे अटैकिंग हो जाएंगे। सो लीडरशिप का काम क्या है? आइडेंटिफाइंग अडॉप्टिव प्रॉब्लम, मीन नए चैलेंजेस को कैसे डील करना है। गेट ऑन द बालकनी मीन एक कंप्लीट ओवरव्यू लेके लोगों को मोबिलाइज करना टू मैनेज टास्क। एंड रेगुलेट डिस्ट्रेस मीन स्ट्रेस जो है उसकी स्पीड को मैनेज करना ताकि लोग उसे टॉलरेट कर सकें। फोर्थ क्या है? मेंटेन डिसिप्लिन अटेंशन। मेंटेन डिसिप्लिन अटेंशन मीन रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं डिपार्टमेंट्स के बीच में, लोगों के बीच में, कोऑर्डिनेशन इश्यूज अफेक्ट हो रहे हैं, तो इनको मैनेज करना किसका काम है? लीडर का काम है। फिफ्थ क्या है? गिविंग वर्क बैक टू द पीपल मीन सारे काम खुद करना ये अच्छी लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप क्या है? कि लोगों को एम्पावर करो, लोगों को अथॉरिटी दो और उनसे काम करवाओ। और अल्टीमेटली जब लोग खुद से कोई काम नहीं करने के काबिल होंगे तो फिर किसके पास आएंगे? आपके पास। और जब आप उसका सोल्यूशन बताओगे तो इससे आपकी रिस्पेक्ट जो है वो लोगों के अंदर क्रिएट होगी और इससे क्या होगा? प्रोटेक्ट होगी वॉइस ऑफ लीडरशिप फ्रॉम बिलो मीन लोग आपको खुद से लीडर मानेंगे। क्यों? वो प्रॉब्लम जो खुद वो रिजॉल्व नहीं कर रहे थे उसका सोल्यूशन आपने बताया, रादर दैन कि आप अपनी तारीफ़ें खुद ही करते रहो कि मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। नहीं, लोग आपको लीडर माने। कैसे मानेंगे? जब कंटेंशियस इश्यूज़ मीन डिफ़िकल्ट इश्यूज़ आपके पास लेके आएंगे और आप उनका सोल्यूशन बताओगे तो इससे क्या होगा? प्रोटेक्ट होगी वॉइस ऑफ लीडरशिप फ्रॉम बिलो। जो 6 प्रिंसिपल्स हैं जो अच्छे लीडर को फॉलो करने चाहिए। आइडेंटिफाइंग अडॉप्टिव प्रॉब्लम मीन नए मसलों को रिजॉल्व कैसे करना है। गेट ऑन द बालकनी मीन कंप्लीट ओवरव्यू लेके लोगों को हरकत में लाना। रेगुलेट डिस्ट्रेस स्ट्रेस को मैनेज करना, उसकी स्पीड को मैनेज करना ताकि लोग टॉलरेट कर सकें। मेंटेन डिसिप्लिन अटेंशन मीन रूल्स पॉलिसीज कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना। गिविंग वर्क बैक टू द पीपल मीन काम खुद नहीं करना, लोगों को एम्पावर करना टू डू टास्क। और प्रोटेक्टिंग वॉइस ऑफ लीडरशिप फ्रॉम बिलो मीन कंटेंशियस इश्यूज लोगों के थ्रू जो आएंगे उनको हेल्प आउट करना, रिजॉल्व करना, जिससे वो आपको लीडर मानेंगे ड्यू टू योर क्वालिटीज़ रादर देन आप सारी चीज़ें खुद से कंट्रोल करो। पास में एग्जामिनर 2 दफ़ा ये प्रिंसिपल टेस्ट कर चुके हैं। आइडेंटिफाइंग अडॉप्टिव चैलेंज टू सी व्हाट रिस्पॉन्स इज नीडेड टू न्यू चेंजेस। An example of a band of chimpanzees now responds towards leopard but does not now respond towards a new challenge from a human with a gun.
एंड गेट ऑन द बालकनी एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व चेंजेस, मीन क्या मसले आ रहे हैं, टू मोबिलाइज द राइट पीपल इन द राइट वे, लोगों को हरकत में लाना उससे रिलेटेड, अ क्लियर व्यू ऑफ ऑल द एंटिटीज एक्टिविटी, और देखना कौन क्या कर रहा है, प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा, एंड रेगुलेट डिस्ट्रेस टू इंट्रोड्यूस चेंज एंड प्रोग्रेस एट द राइट पेस, पेस मीन स्पीड, एंड एट द एस, एस बोलते हैं एक्सीलेंस को, एस मीन एक्सीलेंस, दैट अदर पीपल आर विलिंग टू टॉलरेट, मीन चेंजेस इस स्पीड और एक्सीलेंस के साथ लानी है कि लोग उसे टॉलरेट भी कर सके। टू ब्रिंग इन चेंजेस टू क्विकली, कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से चेंजेस लाने की कोशिश करोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक ही दफ़ा क्रिएट करोगे, एक्सपोज लीडर टू असैसिनेशन, तो लोग आप पे अटैकिंग हो जाएंगे, फ्रॉम पीपल हु डिसलाइक द पेस एट विच द चेंजेस आर हैपनिंग, and maintain disciplined attention to get conflict out into open and use as a source of creativity constructive conflict। conflict दो तरह के होते हैं, constructive और destructive। constructive क्या है, वो conflicts जो अपने रोल से रिलेटेड हैं या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हैं, जो फुली रिजॉल्व भी होते हैं और रिजॉल्व होने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है, जिससे टीम स्पिरिट हाई हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट क्या है, ऐसे कन्फ्लिक्ट हैं जो रोल या ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं है, पर्सनालिटी इशू के ऊपर है, जो कभी भी फुली रिजॉल्व नहीं होते, और फुली रिजॉल्व नहीं होते तो अल्टीमेटली रिलेशनशिप इससे अफेक्ट ही रहते हैं, गुड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होते। तो कन्फ्लिक्ट्स होने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कौन से, कंस्ट्रक्टिव रादर दैन डिस्ट्रक्टिव। So maintain disciplined attention to get conflicts out into open and use a source of creativity, constructive conflict, make followers aware of their responsibilities, giving work back to the people to not to control and direct, means सब कुछ अपने पास नहीं रखना, पावर लोगों को ट्रांसफ़र करनी है, to provide support and allow people to find solution by their own efforts, change is a collaborative process, means सबको साथ मिला के ही चेंजेस लाई जाती हैं, तो इसलिए लोगों को एम्पावर करना है, उनको अपने टास्क असाइन करने हैं। and protecting voice of leadership from below to give a voice to other people in the organization, मीन सक्सेस का क्रेडिट खुद नहीं लेना, लोगों को प्रोवाइड करना है। टू अलाउ अदर्स बिलो दैम इन द हायरार्की टू रेज कंटेंशियस इश्यूज, और लोगों को डिफ़िकल्ट टास्क देने हैं ताकि वो जब खुद से नहीं कर पाएंगे तो फिर आप उसका सोल्यूशन बताओगे, तो इससे वो आपको लीडर मानेंगे, रादर दैन कि आप हर इशू खुद ही रिजॉल्व करते रहो। सो ये 6 प्रिंसिपल्स को हमने रटा लगाना है, कल अडॉप्टिव प्रॉब्लम्स को हमने रटा लगाना है, और हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लीडरशिप विद अथॉरिटी क्या है, विदाउट अथॉरिटी क्या है, और अच्छी लीडरशिप विद फॉर्मल अथॉरिटी है या फिर विद इनफॉर्मल अथॉरिटी है। सो चैप्टर हमारा ख़त्म अभी तक नहीं हुआ शायद। ट्रेड थ्योरीज की हमने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पढ़ ली थी शायद। ट्रेड थ्योरीज की 4 स्ट्रेंथ थी। फेस वैलिडिटी है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री लीडर, वैलिड हैं ट्रेड थ्योरीज अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, हाईलाइट कर रही हैं डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप जिससे हम अफेक्टिवनेस ऑफ लीडर देख सकते हैं, और क्या करती हैं क्वेश्चनर के थ्रू लीडर आइडेंटिफाई करने में, या लीडर अपनी सेल्फ असेसमेंट भी कर सकता है इनके थ्रू। लेकिन इसको 4 वीकनेसेस थी कि डेफिनिट ट्रेट क्या है, मीन इंपॉर्टेंट ट्रेड्स क्या हैं, वो एक्सप्लेन नहीं की गई। ट्रेड्स बता दी गई हैं लेकिन किस सिचुएशन में कौन सी ट्रेड ज़रूरी हैं वो नहीं बताई गई। सिर्फ लीडर पे फोकस है, फॉलोअर पे फोकस नहीं है। और ट्रेड्स को हिस्ट्री के लीडर के साथ लिंक करके एक्सप्लेन नहीं किया गया कि किस लीडर के अंदर कौन कौन सी ट्रेड्स थी, उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं की गई। मीन कहाँ से आपने ये ट्रेड्स निकाली, किन किन से आपने निकाली, तो वो डिटेल प्रोवाइड नहीं की गई। इसके अलावा अगर हम चलें स्टाइल थ्योरीज में, तो कहते हैं स्टाइल थ्योरीज की कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है कि हर टाइप के लीडर के अंदर ये स्टाइल देखे जा सकते हैं, और ये स्टाइल को देखा जाए तो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई भी किए जा सकते हैं। हाँ, कुछ स्ट्रेंथ हैं स्टाइल थ्योरीज की। क्या स्ट्रेंथ्स हैं?
कि ये जो डिफरेंट स्टाइल बताए, कॉन्टिजेंसी थ्योरी के राइटर ने भी बताए और स्टाइल थ्योरी के राइटर ने भी बताए, तो इनकी स्ट्रेंथ है कि एक थोड़ा सा मूव मीन शिफ्ट आया है ट्रेड से बिहेवियर की तरफ। क्यों? ट्रेड थ्योरी सिर्फ क्वालिटीज़ बता रही थी, लेकिन ये थोड़ा बिहेवियर की बातें कर रहे हैं कि लीडर बिहेव कैसे करते हैं, आइदर अथॉरिटी अपने पास रखते हैं, दूसरों को डेलीगेट करते हैं या दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं। तो स्टाइल थ्योरीज में थोड़ा सा शिफ्ट आया, मूव आया फ्रॉम क्वालिटीज़ टू बिहेवियर। सेकेंड वो कहता है स्ट्रेंथ है कि इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लीडर की क्वालिटीज़ के ऊपर ही फोकस नहीं है, व्हाट लीडर्स रियली डू उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। थर्डली वो कहता है कि स्टाइल थ्योरीज का एक अच्छी बात है कि इन्होंने टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड दो प्रोसेसेस जो हैं लीडर बिहेवियर के, उनको हाईलाइट किया है। फोर्थली वो कहता है कि एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही है अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चेंज इन लीडरशिप स्टाइल। मीन लीडर कैसे अपना स्टाइल चेंज करता है, जो कि कॉन्टिजेंसी थ्योरीज ने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि यूज़ ऑफ अथॉरिटी कब होती है, फ्रीडम फॉर सबऑर्डिनेट्स कब होती है, या बीच में डेमोक्रेटिक स्टाइल कब होता है। तो 4 स्ट्रेंथ हैं स्टाइल थ्योरीज की। क्या स्ट्रेंथ है? कि शिफ्ट हुआ है फ्रॉम क्वालिटीज़ टू बिहेवियर। सेकंड, लीडर एक्चुअली करता क्या है वो एक्सप्लेन किया गया है इनके अंदर। थर्डली, टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड दो प्रोसेसेस एक्सप्लेन किए गए हैं, और लीडरशिप को कॉम्प्लेक्सिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ और चेंज इन स्टाइल को एक्सप्लेन किया गया। लेकिन साथ कुछ मसले हैं। मसले क्या हैं? रिसर्च ऑन स्टाइल हैज़ नॉट एडिक्वेटली शोन हाउ लीडर स्टाइल आर एसोसिएटेड विद परफॉर्मेंस आउटकम। मीन स्टाइल चेंज करने से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे क्या, आउटकम पे, रिजल्ट्स पे, प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की गई। मीन सिर्फ सबऑर्डिनेट्स और लीडर की बातें चलती रही हैं। फेल टू फाइंड अ यूनिवर्सल स्टाइल, कि अच्छा स्टाइल कौन सा है जो हर सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है। तो ऐसा कोई स्टाइल नहीं बताया गया। क्यों? पार्टिसिपेटिव के साथ भी बताया गया है कि अगर सबऑर्डिनेट्स के अंदर नॉलेज स्किल होगा तो ये अच्छा है, वरना अच्छा नहीं है। तो एक अच्छा स्टाइल है कौन सा जो हर सिचुएशन में अप्लाई किया जाए, नहीं बताया गया। और अनक्लियर वेदर हाई स्टाइल इज द बेस्ट स्टाइल इन एवरी सिचुएशन। हाई टीम मैनेजमेंट, हाई कंसर्न फॉर टास्क, हाई कंसर्न फॉर पीपल, इसे क्या नाम दिया गया है? हाई लीडरशिप स्टाइल का। कि क्या ये हर सिचुएशन में इफेक्टिव है? तो ये भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। शायद हो सकता है हर सिचुएशन में इफेक्टिव ना हो। सो 4 स्ट्रेंथ हैं स्टाइल थ्योरीज की, कि शिफ्ट हुआ है लीडरशिप फ्रॉम क्वालिटीज टू बिहेवियर। क्या किया गया? इसे फोकस किया गया है किस चीज पे? व्हाट लीडर्स रियली डू। और हाईलाइट किया गया है टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर ऑफ लीडर। फोर्थली क्या है? कॉम्प्लेक्सिटीज, अपॉर्चुनिटीज एंड चेंज इन लीडरशिप स्टाइल को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया। लेकिन साथ कोई 3 मसलाज हैं। मसला क्या है? कि परफॉर्मेंस के साथ क्या ताल्लुक है लीडरशिप स्टाइल का, वो एक्सप्लेन नहीं किया गया। मसला क्या है? अफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल कौन सा है, वो एक्सप्लेन नहीं किया गया। और एक थ्योरी ने बताया है कि हाई मीन टीम मैनेजमेंट अफेक्टिव स्टाइल है, लेकिन क्या हर सिचुएशन में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसके अलावा अगर हम आगे चलें, कॉन्टिजेंसी थ्योरीज में फाइडलर की थ्योरी के नीचे भी कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताई गई हैं। फाइडलर की थ्योरी क्या थी? कि लीडर 2 तरह के होते हैं, टास्क ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड। अच्छा कौन सा है? डिपेंड करता है सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस पे, या वर्क सिचुएशन, आइदर फेवरेबल, अनफेवरेबल, इंटरमीडिएट फेवरेबल। तो स्ट्रेंथ क्या है? इट इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च। मीन ऐसी आंखें बंद करके ये थ्योरीज नहीं बताई गई, रिसर्च के थ्रू बताई गई है। तो ये एक स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ क्या है? कि थ्योरी एम्फेसाइज कर रही है सिचुएशन एंड लीडर को। मीन किस सिचुएशन में कौन सा लीडर अच्छा है, तो थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। इट इज़ प्रेडिक्टिव ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस, और लीडरशिप की इफेक्टिवनेस बता रही है कि किन सिचुएशन में इफेक्टिवनेस लीडर की कैसे होगी, आइदर टास्क ओरिएंटेड या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड। इट डज नॉट डिमांड दैट द लीडर फिट एंड बी इफेक्टिव इन एवरी सिचुएशन। मीन एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं सिचुएशन चेंज होगी तो वहाँ पे लीडर
एक टाइप का इफेक्टिव नहीं रहेगा। एंड इट प्रोवाइड यूजफुल लीडरशिप प्रोफाइल डाटा, और लीडरशिप को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रही है कि लीडर का क्या चीज़ें होनी चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, पावर उसके पास होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर भी प्रॉपर्ली उसे डिफाइन करना चाहिए। प्रोफाइल डाटा में लीडर करता क्या है, थोड़ा सा वो चीज़ें भी एक्सप्लेन की गई हैं। सो 5 स्ट्रेंथ हैं, रिसर्च बेस्ड है, सिचुएशन को हाईलाइट कर रही है, अफेक्टिवनेस ऑफ लीडर एक्सप्लेन कर रही है, और क्या बता रही है कि एक लीडर हर सिचुएशन में फिट नहीं हो सकता, और लीडर का प्रोफाइल डाटा बता रही है। लेकिन साथ कुछ मसले हैं। मसले क्या हैं? डज नॉट एडिक्वेटली एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन स्टाइल एंड सिचुएशन। कि सिचुएशन चेंज हुई है तो भाई यहाँ पे स्टाइल यही क्यों चाहिए, उसको प्रॉपर्ली क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया। इट डज नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी और सॉल्यूशन, मीन डिमांड चेंज ऑफ द लीडर सिचुएशन, मीन सिचुएशन में लीडर एक इफेक्टिव है, अगर सिचुएशन चेंज हुई तो दूसरा इफेक्टिव है, लेकिन वो सिचुएशन कैसे उस लीडर को डिमांड कर रही है वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं की गई। तो 2 मसला हैं। क्या मसले हैं? स्टाइल और सिचुएशन का लिंक नहीं बताया गया, और सिचुएशन चेंज होने से लीडर की डिमांड भी चेंज हो रही है, ये चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की गई। अब जाके चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ प्रॉपर्ली। ट्रेट थ्योरी की स्ट्रेंथ वीकनेसेस, स्टाइल थ्योरी की स्ट्रेंथ वीकनेसेस, और कॉन्टिजेंसी थ्योरी की स्ट्रेंथ वीकनेसेस ये पिछली बुक्स में नहीं थी, अभी नई ऐड की हैं आई कैप ने, तो एग्जामिनर 2-4 नंबर के लिए सेपरेट ये भी टेस्ट कर सकते हैं। सो चैप्टर 8, 9, 10 को मिला के 20 मार्क्स का पेपर है, और अभी पिछली अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने ये चैप्टर टेस्ट किया फॉर 12 मार्क्स, उससे पिछली अटेम्प्ट में टेस्ट किया 14 मार्क्स के लिए, उससे पिछली अटेम्प्ट में टेस्ट किया 14 मार्क्स के लिए, उसके पीछे 6 मार्क्स के लिए, उससे पीछे 22 मार्क्स के लिए, उससे पीछे कोई 11 मार्क्स के लिए, उससे पीछे 3 मार्क्स, 8 मार्क्स एंड 9 मार्क्स। मीन अगर रीसेंट अटेम्प्ट्स में देखा जाए तो एग्जामिनर ज़्यादा चैप्टर 8 टेस्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 9 एंड 10। क्या टेस्ट किया अभी उसने पिछली अटेम्प्ट में फॉर 12 मार्क्स? फराज खान हैज़ सेट हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर सबऑर्डिनेट्स। He seeks efficiency among his subordinates by implementing strict rules and procedures. He views punishment as an effective way of motivating his subordinates. कौन से स्टाइल पे चल रहा है? करता क्या है? Required for each of the above independent situation, identify and explain the leadership style as per Blake and Moulton and Likert. Blake and Moulton के अकॉर्डिंगली ये कौन सा स्टाइल है? ब्लेक एंड माउंटन के अकॉर्डिंगली 5 स्टाइल थे: इम्पावर्ड, मिडल ऑफ द रोड, टीम मैनेजमेंट, कंट्री क्लब और अथॉरिटेरियन कंप्लायंस। ये कौन सा स्टाइल है ब्लेक एंड माउंटन के अकॉर्डिंगली? 9-1 अथॉरिटेरियन कंप्लायंस, एडवांस बुकिंग है। क्या ख्याल है? हाई कंसर्न फॉर टास्क शो कर रहा है बट लो कंसर्न फॉर पीपल। और अकॉर्डिंग टू लिकेट ये कौन सा स्टाइल है? एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव। क्या ख्याल है? फियर बेस्ड मेथड के थ्रू जो है वो मोटिवेट कर रहा है, चीज़ें इम्पोज कर रहा है, और कम्युनिकेशन क्या है? डाउनवर्ड फ्रॉम लीडर टू सबऑर्डिनेट्स। कितने मार्क्स हैं इस चीज़ के? 2 + 2 4 मार्क्स हैं इस चीज़ के। उसके बाद सेकंड को आपने बताना है अकॉर्डिंग टू ब्लेक एंड माउंटन भी और अकॉर्डिंग टू लिकेट भी। हानिया ताहिर सेट्स अचीवेबल बट नॉट चैलेंजिंग टारगेट्स फॉर हर टीम। She often listen to her subordinates before making a key decision by herself. According to Blake and Moulton कौन सा स्टाइल है? मिडल ऑफ द रोड है। क्यों? टारगेट अचीवेबल सेट कर रही है, चैलेंजिंग नहीं है।
और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर रही, क्या कर रही है, थोड़ा सा कंसीडर कर रही है, मीन व्यूज़ आइडियाज़ ले रही है, तो इनफ कंसर्न शो कर रही है फॉर टास्क भी चैलेंजिंग नहीं है, और इनफ कंसर्न शो कर रही है फॉर पीपल भी फुली नहीं, उनको इन्वॉल्व नहीं कर रही, डिसीजन खुद ही ले रही है, सिर्फ कंसल्ट कर रही है। तो ये क्या है, मिडल ऑफ द रोड 5-5। अकॉर्डिंग टू लिकेट ये कौन सा स्टाइल है, एक्सप्लॉइटिव, बेनेवोलेंट, या फिर कंसल्टेटिव या पार्टिसिपेटिव? कंसल्टेटिव ही कंसल्ट था ना, क्या ख्याल है, व्यूज आइडियाज लेना बिफोर मेकिंग डिसीजन। और कम्युनिकेशन क्या है इसमें, वर्टिकल है फ्रॉम लीडर टू सबऑर्डिनेट्स, और सम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बिटवीन सबऑर्डिनेट्स व्हाइल गिविंग देयर व्यूज। And Zafar Taj sets challenging targets for his team member and reward them accordingly. He believes that his team members are highly competent and involve them in decision-making process. Team management, high concern for task, high concern for people. क्यों challenging task set किए जा रहे हैं, target set किए जा रहे हैं, और लोगों को भी involve किया जा रहा है, तो high concern show की जा रही है। Effective style of management. और according to Lickett, पार्टिसिपेटिव, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, रिवॉर्ड ऑफ डिसीजंस के थ्रू मोटिवेशन ला रहा है। 12 मार्क्स इजी थे, मुश्किल थे? 12 मार्क्स अगर ये आपको मिल जाए, कितने मार्क्स ले लोगे? इस अटेम्प्ट का रिजल्ट था 41%, जिसमें 12 नंबर ये थे। मसला क्या है, खुद से लिखना है, जो हमें आदत नहीं है लिखने की। खुद से लिखना है जो हमें आदत नहीं है। आई कैप ने भी नहीं डाली स्टार्ट में, क्यों, पहले 4 पेपर उसने कहा चलो भी ये कंप्यूटर है, ये टिक 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 तुक्के लगाओ, और तुक्के लगाओ, 25 तुक्के ठीक करो, पर्चा पास हो गया, वापस आ जाओ। क्या ख्याल है? मैं लिखने की आदत डाली नहीं उसने। उसके बाद अगली अटेम्प्ट में आ गए इकोनॉमिक्स, सिर्फ डायग्राम ही बना दो तो आपको कोई 60% मार्क्स उसी से ही मिल जाएंगे। अंग्रेजी साथ नहीं भी लिखी तो चलो इकोनॉमिक्स भी पास हो गया। 15 नंबर के MCQs में उसमें चलो ये भी तुक्के लगाओ। 15 नंबर यहाँ से अगर आपने 10-12 ले लिए तो इकोनॉमिक्स फेल हो ही नहीं सकता। उसके बाद चॉइस भी है, चलो 2 क्वेश्चन नहीं भी आते कोई मसला नहीं है, ये लो। मसला कहाँ पे आता है, BM और ऑडिट में, जहाँ पे चीज़ें खुद से लिखना पड़ती हैं। लॉ में भी पहले क्या था, रटा। पिछली 3 अटेम्प्ट से एग्जामिनेशन टीम हो गई चेंज। पिछली 3 अटेम्प्ट के लॉ के पेपर और उसके पीछे लॉ की सारी हिस्ट्री के पेपर उठा के देखो तो एक मेजर डिफरेंस आपको नज़र आएगा। पिछली 3 अटेम्प्ट से पहले कभी सिनेरियोज नहीं आते थे, रटा रटा रटा, छापो छापो छापो। अब एग्जामिनर को दिमाग में एक बात आई कि इन्होंने कल को लॉ जाके लिखना थोड़ी ना है, इन्होंने तो अप्लाई करना है, तो इनसे एप्लीकेशन पूछो। जो होना भी यही चाहिए, कल को लॉ आपने लिखना थोड़ी ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के क्या करना है, अप्लाई करना है। तो क्या किया उसने, आई कैप बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं को उठा के उनके सिनेरियो बनाना शुरू कर दिए। लेकिन मसला क्या है कि वो जो आंसर आपने देना है वो खुद से लिखना है, और ख़ुद से लिखने के लिए अपनी अंग्रेज़ी बनानी है। और अंग्रेज़ी हमारा एक मसला, बदकिस्मती कि हम गोरों के घर पैदा नहीं हुए। हालांकि हमारे अंदर अंग्रेज़ी है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो निकलेगी कब, जब हम लिखना शुरू करेंगे, उसे निकालेंगे। अगर एफर्ट ही नहीं करोगे तो बेटा वो अंदर से अंग्रेज़ी नहीं निकलेगी। तो स्टूडेंट ने क्या किया, पहली दफ़ा जाके पेपर में लिखने की कोशिश की, वर्ड्स नहीं बन रहे। इसलिए प्लीज़ अगर किसी का लॉ का पेपर रहता है तो रिटन प्रैक्टिस करके जाओ। रिटन प्रैक्टिस, पास पेपर पिछले 4, स्पेशली पिछले 4 पेपर, उनकी रिटन प्रैक्टिस करके जाओ। आई कैप बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कवर करके जाओ। क्वेश्चन बैंक के अंदर जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है उनकी रिटन प्रैक्टिस आंसर की एक दफ़ा लिख के करके जाओ।
बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट पिछली अटेम्प्ट में लॉ 46, 47, 46, 47 पे फेल हो गए। रीज़न क्या थी? उधर जाके लिखा नहीं गया। इसलिए प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस करके जाओ। BM 60 से 70% पेपर अब खुद से लिखना है, 30% का रटा है। हाँ, उसकी प्रैक्टिस के लिए क्या करो, टेस्ट में मस्ट बैठो, टेस्ट में बैठो, वहाँ से सिनेरियो डील करने का, लिखने का थोड़ा सा हमें आइडिया मिलेगा। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो पास पेपर के हम कवर कर रहे हैं, इनको भी कोशिश करो हाथ से अटेम्प्ट करो। हाथ से लिखोगे तो जाके पेपर में लिखा जाएगा। फिर जाके आप ऑडिट जो 90% सिनेरियो है, जहाँ पे रटा सिर्फ 10 नंबर का टेस्ट होना है, 90% पेपर खुद से ही लिखना है, वो पास करने के काबिल होगे। अदरवाइज काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं इस वक्त इस अटैम्प्ट में जो ऑडिट भी है और साथ लॉ भी रहता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे मैं जानता हूं जिनका सारा कैफ कंप्लीट हो गया है, ऑडिट या लॉ इनमें से एक पेपर पड़ा है। रीज़न क्या है कि अब खुद से लिखना है, वो खुद से लिखने वाली आदत नहीं है। हाँ, जिसने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी पास पेपर्स की, वो ये पेपर पास कर जाएंगे। जो सिर्फ नॉलेज की बेस पर पता होता है पेपर में इसका आंसर क्या है, ये दिमाग के अंदर है, लेकिन वो लिखा नहीं जा रहा। क्यों नहीं लिखा जा रहा? प्रैक्टिस नहीं है। अंग्रेज़ी बना के हम गए नहीं, जब एक दफ़ा हाथ से अंग्रेज़ी बनाई होगी तो उधर पता होगा अच्छा ये लिखना था, तो वो लिखा जाएगा। इसलिए प्लीज़ कोशिश करें थ्योरी में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस करके पेपर में जाएं, वरना पेपर में जाके अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलने वाला। लॉ वाले कोई पेपर अगर दे रहे हैं लॉ का इस दफ़ा, तो प्लीज़ कोशिश करें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की हाथ से प्रैक्टिस करके पेपर में जाएं। आई कैप बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं उनको मस्ट कवर करें, क्यों? उन्हीं के ही सिनेरियो बन रहे हैं। गंदा रिज़ल्ट आने के रीज़न क्या है? आप उन एग्जाम्पल्स को कवर नहीं कर रहे, रिटन प्रैक्टिस किए बिना पेपर में जा रहे हो। क्यों? AFC से गंदी आदतें पड़ी होती हैं, लिखने की आदत नहीं होती, और लॉ तीसरा पेपर है तो जाके लिखा नहीं जा रहा। इसके अलावा पास पेपर में क्या क्या कब कब टेस्ट हुआ, होपफुली हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और आगे चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे।